नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर सीएम धामी गंभीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे बैठक वनाग्नि को लेकर और उस पर रोकने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 64 जगह जंगल धधके हैं और सोमेश्वर में आग लगने से 2 नेपाली मजदूरों की मौत भी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वनाग्नि ने विकराल रूप लिया हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं और इसी के साथ ही वनाग्नि को कैसे रोका जाए उस पर लगातार चर्चा मंथन भी होता हुआ नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है और 24 घंटे में 64 जगह जंगल धधके हैं। और हाल फिलहाल में सोमेश्वर में भी भीषण आग लगने से 2 नेपाली मजदूरों की मौत हो गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजरें बनाए हुए हैं और जिस तरह से प्रदेश के जंगलों में आग लगी है, किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इस आग को? जी सर, देखिए उत्तराखंड में वनाग्नि लगातार विकराल रूप ले रही है और जो वनाग्नि है वो अब बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जंगलों की जो आग है वो आबादी तक पहुंच गई है और बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो करीब 64 घटनाएं आग लगने की जो है वो सामने आई है, जंगलों में आग लगने की। और इसी के साथ साथ 2 मजदूरों की भी जो है मौत की खबर सामने आई है, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष, इनकी मौत भी हुई है। जिसको लेकर हालांकि वनाग्नि लगातार जिस तरीके से बेकाबू हो रही है, लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जंगल की आग पर काबू पाने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार समीक्षाएं बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठकें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई, जिससे कि वनाग्नि पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। तो ये तमाम तैयारियां जो है अभी चल रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं कि किस तरीके से जंगल की आग को शांत किया जाए और क्या कुछ किस तरीके से जंगलों की आग को जो है काबू पाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, आगे किस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए। तो इस तरीके की तमाम जो है चीजें चल रही हैं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। और अब जंगलों की आग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अब तक की अगर बात की जाए तो करीब 800 से ऊपर जो है घटनाएं जंगलों में आग लगने की सामने आई है और करीब 1000 से अधिक हेक्टेयर जंगल जलने की जो है अभी तक बात सामने आई है कि 1000 से अधिक जो है हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। तो इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, जंगल की आग को बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा अरुण, क्योंकि वन कर्मी तो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहे हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों से भी कहा गया है कि वो भी अपने सहयोग दे सकते हैं, वो भी जंगलों की आग बुझाने में अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभा सकते हैं। ऐसे में किन किन बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई है? कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको कहा गया है कि आप मॉनिटरिंग करिए और आप इन वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जो बेहतर व्यवस्था हो सके उसको करिए? जी सर, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही है, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश इसके लिए दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो वन प्रशिक्षु हैं उनसे भी कहा गया है कि वो भी जंगलों की आग बुझाने के लिए जो है अपना योगदान दे। और इसी के साथ साथ जो जनमानस है, आम जनमानस है, जनता है, उनसे भी अपील की गई है कि वो भी अपने गाँव के आसपास जहाँ कहीं आग लग रही है तो उसे बुझाने में जो है वन विभाग की मदद करें, सरकार की मदद करें। तो इस तरीके से आम जनता भी जो है लगातार मदद सरकार की कर रही है, वो भी आग बुझाने के लिए जो मदद कर रहे हैं। और जो तमाम अधिकारी हैं, वन विभाग के तमाम बड़े अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, डीएफओ हैं, उन सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है जंगल में जो आग लग रही है उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इस आग पर किस तरीके से काबू पाया जाए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर मसूरी से। मसूरी देहरादून मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। झड़ीपानी चुनाखाल मार्ग पर अनियंत्रित होकर कार पलट गई और हादसे में 6 लोगों की मौत भी हो गई। निजी कॉलेज के छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं, सभी युवक, और मृतकों में 4 युवक और 2 युवती भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित कार हो गई और मसूरी देहरादून मार्ग पर यह बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है। और शुभम गैरोला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? क्या वजह थी? किस तरह से ये बड़ा एक्सीडेंट हो गया?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विशाल, जिस तरीके से मसूरी का कल रात की बात है, जब रात को ये लोग ऊपर मसूरी आए थे, उसके बाद सवेरे-सवेरे जो देहरादून जाने की तैयारी में थे, लेकिन उसी दौरान सवेरे करीब 5 बजे करीब जो है देहरादून मसूरी मार्ग पे थे, जिसमें 4 युवक और 2 युविकाएँ थी और ये गाड़ी जो है बहुत तेज़ी स्पीड में आ रहे थे और एक बड़े मोड़ पर जो है गाड़ी अनियंत्रित होके सीधा नीचे दूसरी रोड पे गिरी, जिसमें चारों के चारों मौके पे जो है 4 व्यक्ति तो मौके पे ही खत्म हो गए थे, जिसमें 2 युविकाएँ थी जिनको हॉस्पिटल के दौरान ले जाते हुए जो है इनकी मौत बता दी जाएगी कि इन्होंने अपने दम तोड़ दिया। लगातार ऐसी घटनाएँ मसूरी में होती जा रही है कि पर्यटक सीजन अब नजदीक आ रहा है और पर्यटकों के सीजन में जो लगातार ऐसी हादसाओं का जो है डर लगा रहता है। जी। तो क्या कुछ वजह पता चल पाई है? पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची थी टीमें? जी, जी बिल्कुल, बात करूँ पुलिस प्रशासन की तो एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, फायर, बल्कि पुलिस के आला अधिकारी इसमें एसपी सिटी व एसडीएम साहब सभी मौके पे मौजूद थे। लेकिन ये जो गाड़ी का जो बता रहे हैं इसका कारण है, ये बहुत तेज़ी स्पीड से जो है मसूरी से देहरादून की तरफ आ रही थी और जो स्पीड जो है इनकी काफ़ी तेज़ थी, जिसमें गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और लगातार जो तेज़ी की स्पीड में आते हुए जो बड़े मोड़ से नीचे गिर गई और इसमें जो एक बड़ा भीषण हादसा हुआ, जिसमें 6 के 6 लोगों ने अपनी जान गँवा दी। जी विशाल। बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम धामी का केंद्रीय नेतृत्व में दिनों दिन कद बढ़ता जा रहा है। सीएम धामी ने जिस तरह से राज्य हित में बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उसे देखते हुए देश भर में उनकी तारीफ की जा रही है और साथ ही सीएम धामी को दूसरे प्रदेशों में भी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आज दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह के पक्ष में नामांकन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की है। पूरे देश में एक ही चर्चा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी का देश के अलग अलग राज्यों में धुआंधार प्रचार जारी है। यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद दिल्ली में उन्होंने पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में रोड शो किया और आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए जनता से वोट देने की अपील की। भाइयों बहनों, इससे पहले यहाँ के सांसद के रूप में भाई रमेश बिधूड़ी जी ने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। अब उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की है और आप सबके आशीर्वाद से ये आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को जिस दिन मतदान होगा उस दिन कमल वाला बटन दबाते दबाते अंदर चला जाएगा और वो बाहर निकलेगा तो 4 जून को जिस दिन मतों की गणना होगी उस दिन इतने कमल निकलेंगे कि कमलों की लड़ियां लग जाएंगी, कमलों की झड़ियां लग जाएंगी भाइयों बहनों, और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी सांसद बन जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन। दिल्ली में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में आयोजित जनसभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भीड़ देखने के बाद मन में कोई शक नहीं है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के न सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि पूरा देश बीजेपी के साथ खड़ा है। यहाँ पर आने के बाद अब मेरे मन में 1% की भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं बची कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। एक तरफा रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को आप सब लोग अपना मत, समर्थन और आशीर्वाद देकर दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप यहां से सांसद बनाकर भेजने वाले हैं। हर जगह में गया हूं, मैंने देखा है एक ही लहर चल रही है, वो लहर है भारतीय जनता पार्टी की लहर और मोदी जी की लहर। मोदी जी को आज पूरा देश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर है। इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि 25 मई को भाइयों बहनों एक बात और बता दूं, यहाँ पर ये जो दक्षिणी दिल्ली है और दिल्ली की जो 7 लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली के सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को भारी जीत होने वाली है।
उन्होंने कहा कि बाबा केदार की भूमि से जनता के बीच आशीर्वाद मांगने आए हूँ। सीएम धामी ने कहा कि 10 वर्षों के कार्यकाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में मां गंगा के, मां यमुना के उद्गम स्थल बाबा केदारनाथ की भूमि से, बद्री विशाल की भूमि से, आदि कैलाश की भूमि से आप सबसे भाई रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चाहे धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक का, कुप्रथा का अंत हो, या सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भगवान की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण में कई अहम कार्य किए। बात चाहे उज्ज्वला योजना की हो या फिर आयुष्मान भारत योजना की, ऐसी योजनाओं से सभी वर्गों को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां चुनाव में एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जो सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने वाला गठबंधन है। भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की योजना की बात करें, या इज्जत घर की बात करें, या भाइयों लखपति दीदी बहने योजना बनाने की बात हो, या किसान समृद्धि योजना हो, ऐसे अनेक काम, उज्ज्वला योजना की बात करें, पूरे देश के अंदर गरीबों के कल्याण का काम मोदी जी के 10 साल के कालखंड में तेजी से आगे बढ़ा है। ये इंडी गठबंधन, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये गठबंधन अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन अपना भ्रष्टाचार छुपाने का गठबंधन है। ये गठबंधन अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन देश के अंदर तुष्टीकरण बढ़ाने का गठबंधन है। उत्तराखंड के सीएम ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में आप पार्टी तो कांग्रेस से भी आगे निकल गई। आम आदमी पार्टी के सीएम से लेकर कई मंत्री तक जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि देशद्रोही शक्तियां नहीं चाहती कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे। सीएम धामी यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी सीटों पर बीजेपी का किसी भी पार्टी से मुकाबला नहीं है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज केजरीवाल जी की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी से भी भ्रष्टाचार के मामले में आगे निकल गई है। पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया है। शासन के अनेक काम रुके हैं। नैतिकता की दुहाई देकर सरकार में आने वाले अब जेल में ही मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, उनके सारे मंत्री जेलों के अंदर है, घोटालों में है, कोई किसी कांड में। आज ऐसे लोगों ने ऐसा गठबंधन मोदी जी को सत्ता से हटाने का बना लिया है। इनके नेता जो पिछली बार लोकसभा में आते थे आपके सामने वोटों के लिए आते थे, आज विदेशों में जाकर खालिस्तान समर्थकों के साथ आज गलबैया कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सब जानते हैं आज देश विरोधी जितनी शक्तियां हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, भारत दुनिया का सशक्त भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, इसको रोकने के लिए आज देशद्रोही शक्तियों के साथ हमारे देश की पार्टियां भी मिल गई हैं। भाइयों बहनों, हमको इनको करारा जवाब देना है। आपने जिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने बड़े दिल से यहाँ की सत्ता सौंपी थी, उन्होंने पूरे दिल से दिल्ली वालों को लूट दिए। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी, नकल विरोधी, दंगा विरोधी कानून समेत कई बड़े निर्णय लिए हैं। लिहाजा सीएम के फैसलों को पार्टी देश भर में भुना रही है। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीएम धामी ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि सीएम धामी की डिमांड चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है।
विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन इसी बीच केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जिस मंदिर के कपाट खुलेंगे उस दिन बाजार बंद रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन ये तोड़े क्यों गए, इसका स्पष्ट जवाब आज तक हमको नहीं मिला है। घर है, होटल है, हम पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन के लिए 10 तारीख से बंद रहेंगे। उत्तराखंड में 10 मई से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है कि इस बार बहुत कम वक्त बचा हुआ है और इन सब के बीच स्थानीय लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। आरोप है कि आपदा के बाद मंदिर परिसर के आगे जो रास्ता तैयार किया गया था, उसी रास्ते को प्रशासन ने फिर तोड़ दिया। मंदिर के आगे से रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने केदारनाथ में उनकी दुकानों को जबरन तोड़ा है और उनके पुराने भवनों की नींव भी खोदी गई, जो कि उनकी भूमि धरी है। शासन प्रशासन द्वारा श्री केदारनाथ में भवन स्वामियों के भवनों के आगे गड्ढे बनाए गए एवं मंदिर के सामने का जो मार्ग है वो खोदा गया। लोगों के भवन तोड़े गए, दुकान तोड़ी गई बिना किसी सहमति के, बिना कोई नोटिस के जबरन, जबकि लोगों का वहाँ पे भूमिधरी अधिकार है। और फिर बाद में विरोध के बाद उसको गड्ढों को भरा गया और जो भवन वगैरह नुकसान हुए हैं उनका मूल्यांकन किया गया। लेकिन ये तोड़े क्यों गए, इसका स्पष्ट जवाब आज तक हमको नहीं मिला है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। और 10 तारीख से भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं। लेकिन जो हमारे वहाँ पे व्यवसाय हैं, धर्मशालाएं हैं, तीर्थ ये प्रसाद के दुकानें वगैरह हैं, होटल हैं, हम पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन के लिए 10 तारीख से बंद रहेंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। बात सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर ऐसे कार्य कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब रास्ता अच्छा था तो फिर दोबारा यहाँ तोड़फोड़ क्यों की गई। तोड़फोड़ की वजह से तीर्थ पुरोहितों के ढाबों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 2013 में आई आपदा से केदारनाथ धाम की स्थिति पूरी हो गई है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रशासन के खिलाफ केदारनाथ धाम के लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन के इस प्रकार के निर्णयों के खिलाफ 10 मई को केदारपुरी बंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि तीर्थ हित में कार्य होने चाहिए और ऐसे कार्य होने चाहिए कि यात्री यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जाएं। लेकिन सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले धाम में आपदा जैसी स्थिति पैदा कर दी है। जो लाखों करोड़ों का रास्ता वहाँ बनाया गया था, वहीं के पत्थरों को तराश करके बहुत सुंदर भगवान के मुख का रास्ता, जहाँ से भगवान की देव डोलियां और बाबा केदार की डोली जाएगी, वो बहुत सुंदर तैयार कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी केदारनाथ में भेजे जाते हैं और वो अधिकारी उस रास्ता को तोड़-फोड़ करते हैं। 10 फीट गड्ढा गहरा और 6 फीट लंबा उसको खोदते हैं और सारी यात्रा अव्यवस्था होती है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये अधिकारी कौन है, क्या चाहते हैं? केदारनाथ की परंपराओं को बिगाड़ना, या जो केदारनाथ के प्रति लाखों श्रद्धालुओं ने अपना भगवान के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया, या इनसे उसको खराब करना चाहते हैं, या जो वहाँ रोजी रोटी जिनकी जुड़ी है, इनसे ये अधिकारी भी स्पष्ट करे इनका मन क्या था। एक बार इन्होंने गड्ढा किया, दूसरी बार इन्होंने गड्ढा किया। आज केदारनाथ की वो स्थिति है जो 2013 में थी। आपको सिलेंडर इसी प्रकार वहाँ बाहर मिलेंगे जो इन्होंने जेसीबी से तोड़ा है। लोगों के कम्बल, लोगों के बर्तन, लोगों के तमाम सामग्री वहाँ ऐसी दिखाई दे रही है और कि मन बिल्कुल विचलित हो रहा है। और वो आपदा तो प्रकृति आपदा थी, लेकिन ये आपदा आधिकारिक आपदा है। हम सरकार से तो ये चाहते हैं कि तीर्थ हित में, यात्री हित में मेन फोकस है हमारा कि यात्री हित, यात्री वहां से अच्छी भावना लेके जाए। लेकिन वर्तमान में सरकार ने वहां इस तरह का वो कर दिया है कि दूसरी आपदा को निमंत्रण दे दिया। हमने तो सरकार से पहले भी कहा था ये जो आपदा के निशाने इनको मिटा दिया जाए, लेकिन वर्तमान में सरकार ने आज 10-11 साल बीतने के बाद भी सरकार ने आज पुनः वहां ऐसी स्थिति कर दी है कि ये लग रहा है कि आपदा आज ही आई है। सरकार ने वहां के जितने भी भवन थे उन भवनों को खोद दिया है, उनकी बुनियाद को, फाउंडेशन को खोद दिया है और यात्री हित में, यात्री सुविधा के नाम पर वहां पर कुछ नहीं है।
तो इसीलिए उसको देखते हुए जब सरकार वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, जो तीर्थ पुरोहित समाज, व्यापारी वर्ग, अन्य मजदूर वर्ग जो भी वो करता था उस यात्रा में सहयोग, सरकार ने उन सब पे जो है प्रतिबंध लगा दिया, केदारनाथ जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसी उसको देखते हुए तमाम व्यापारियों ने, तमाम तीर्थ पुरोहितों ने, तमाम मजदूर वर्गों ने वहां पर इसलिए 10 तारीख से जो है पूर्ण बंद का आह्वान किया है। स्थानीय व्यापारी और तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि बिना आश्वासन के ही पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय और तीर्थ पुरोहितों के आरोप को लेकर विपक्ष भी सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा में यात्रा मैनेजमेंट गड़बड़ाने की पूरी संभावना है और पिछली बार भी प्रदेश को बदनामी झेलनी पड़ी थी। तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग यात्रा के भागीदार हैं, लिहाजा उन्हें विश्वास में लिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री को खुद उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी लापरवाही बरती गई थी और इस बार भी लापरवाही बरती जा रही है। हाँ, जो यात्रा मैनेजमेंट है उसके गड़बड़ाने की पूरी संभावना है। पिछली बार भी प्रदेश को बदनामी झेलनी पड़ी थी, इन लोगों ने बहुत लापरवाहियाँ की और इस बार भी लापरवाहियाँ हो सकती है। और पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी दूसरे लोग, ये एक यात्रा के इसेंशियल पार्ट है, एक आवश्यक हिस्सा है, अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनको विश्वास में लेना आवश्यक है और मुख्यमंत्री जी को स्वयं उनसे बातचीत करनी चाहिए, स्वयं उनसे बातचीत करनी चाहिए। आरोपों पर सत्ताधारी बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों को बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। अगर कोई कमी रह गई तो सरकार उन कमियों को जरूर दूर करेगी। विनोद चमोली ने कहा कि यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और अगर ऐसा संदेश देश के अंदर जाता है तो ऐसे में तीर्थ पुरोहितों को और आम जनमानस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि यात्रा का लाभ स्थानीय लोगों को होता है, उनकी आर्थिकी मजबूत होती है। विनोद चमोली ने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सभी मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। देखिए, मेरा तो कहना है कि तीर्थ पुरोहितों को बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने चाहिए। अगर वहाँ कुछ कमियाँ रह गई हैं तो सरकार तुरंत उन कमियों को दूर करेगी, क्योंकि यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। और अगर यात्रा प्रभावित होती है, कोई भी नकारात्मक संदेश अगर प्रदेश के अंदर जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को और वहाँ के जनमानस को होता है, क्योंकि यात्रा का लाभ भी स्थानीय लोगों को होता है, उनकी आर्थिकी मजबूत होती है, तीर्थ पुरोहितों को काम मिलता है। तो कोई भी ऐसे प्रयास जो कि यात्रा को बाधित करते हों या यात्रा के लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार करते हों, उससे बचना चाहिए। वहाँ पर हमारा बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हैं बाकायदा, वो जो इस काम को देखते होंगे, और सरकार के नुमाइंदे हैं, विधायकगण हैं, उनके माध्यम से अपनी बात को कर सकते हैं, संबंधित मंत्री से बात कर सकते हैं और मिल बैठ के संवाद के माध्यम से समाधान ढूंढा जा सकता है। विरोध करना समाधान नहीं है, विरोध करने से उत्तराखंड का नुकसान होगा। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है। वहीं सूबे के धार्मिक मान्यताओं की छटा देश नहीं बल्कि विदेशों में भी बिखरी हुई है। यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने उत्तराखंड पहुंचते हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर यूं तो सरकार सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के दावे कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी का मुद्दा जोरों पर है। ऐसे में सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस नाराजगी को दूर करना है। देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।